नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। अतीक का पूछताछ में बड़ा कबूलनामा। उमेश मर्डर की साजिश रचने की बात को कबूला। मर्डर ना करते तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। ये बड़ी बात कही गई है। अशरफ ने शूटर्स के इंतजाम किए, ये बड़ी बात भी अतीक की तरफ से कही गई। असद और सभी शूटर अशरफ से मिले। बरेली जेल में सभी ने की अशरफ से मुलाकात। देखिए, आपको बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर असद और सभी शूटर्स अशरफ से मिले। बड़ी बात को यहाँ पर कबूला है। लगातार पुलिस उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है। अतीक से पूछताछ जारी, अशरफ से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के दौरान कई ऐसे कबूलनामे हैं जो अतीक की तरफ से किए गए हैं। कहा मर्डर ना होता तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। अशरफ ने शूटर्स के इंतजाम किए, ये खुद अतीक की तरफ से कबूल किया गया। जिस तरीके से कल अतीक का बेटा असद जिसका एनकाउंटर किया गया, इसके बाद से अतीक लगातार परेशान है, भय में है कि अब कहीं अगला नंबर उसकी बहन का तो नहीं, अगला नंबर उसकी बीवी का तो नहीं। और इसी बीच कई ऐसे कबूलनामे जो कि अतीक की तरफ से किए गए हैं। साथ ही उसने इस बात का भी खुलासा किया कि बरेली जेल में सभी ने अशरफ से दरअसल मुलाकात की और फिर इस मर्डर को लेकर के प्लानिंग की गई और फिर इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। पूछताछ में अतीक का बड़ा कबूलनामा। कल पेशी के बाद उमेश मर्डर की साजिश का पर्दाफाश करता हुआ अतीक कई ऐसे बयान दे रहा है। उसने कहा कि अगर हम मर्डर ना करते तो हमारा खौफ जो लोगों के बीच हमने बनाया वो खत्म हो जाता। अशरफ ने ही शूटर्स के इंतजाम किए, यानी अतीक ने अपने भाई का जिक्र किया। असद और सभी को इसमें संलिप्त किया गया। पूछताछ में अतीक का ये बड़ा कबूलनामा। तो आपको बता दें, बरेली जेल में सभी ने अशरफ से मुलाकात की। चूंकि जो अशरफ है, अतीक का भाई, वो बरेली जेल में बंद है और ऐसे मौके पर उसने खुद कहा कि बरेली जेल में ही सभी ने अशरफ से मुलाकात की और वहां पर ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग इस मर्डर को लेकर की गई। साथ ही ये भी कहा अगर मर्डर ना होता तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। साथ ही आपको बता दें, अब अतीक का कहना है अपने भाई से कि अब तुम्हें ही परिवार को संभालना है, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं अगला नंबर मेरी बहन का तो नहीं, मेरी भांजी का तो नहीं। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने ये बात कही थी, संसद से कही थी कि हर एक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उसका उदाहरण कल सामने आया। मर्डर ना करते तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। ऐसे ही कई बड़े कबूलनामे अतीक की तरफ से किए गए, ये बड़े बयान दिए गए हैं। असद और सभी शूटर्स अशरफ से मुलाकात करने बरेली जेल पहुंचे और फिर इस पूरे मर्डर की प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, असद के एनकाउंटर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। असद के एनकाउंटर के बाद सपा की यात्रा स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, यूपी में सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा स्थगित की गई। तो आपको बता दें कि प्रयागराज से ये यात्रा होनी थी, इसकी शुरुआत प्रयागराज से होती। अंबेडकर जयंती से निकलनी थी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, जो कि अब रद्द कर दी गई है। जानकारी मिल रही है असद के एनकाउंटर पर, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि असद के एनकाउंटर के बाद सपा की यात्रा स्थगित कर दी गई है। यूपी में सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रयागराज से सपा की यात्रा की शुरुआत होनी थी। हालांकि जब कल एनकाउंटर हुआ अतीक के बेटे का, उस दौरान भी सपा की तरफ से कई सवाल उठाए गए एनकाउंटर को लेकर। और इसी बीच एक बार फिर से आपको बता दें, अतीक का पूछताछ में बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उमेश पाल मर्डर की साजिश रचने की बात अब अतीक अहमद ने कबूली है। मर्डर ना करते तो हमारा खौफ खत्म हो जाता, ये बड़ी बातें कही गई। अशरफ ने ही शूटर्स के इंतजाम किए, यानी अपने भाई का जिक्र इस कबूलनामा में अतीक की तरफ से किया गया। असद और सभी शूटर अशरफ से मुलाकात करने पहुंचे। बरेली जेल में सभी ने अशरफ से मुलाकात भी की, जिसके बाद प्लानिंग और प्लॉटिंग इस पूरे मर्डर को लेकर के की गई। देखिए, पूछताछ में अतीक ने ये बड़ा खुलासा किया, क्योंकि देखिए लगातार यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक, उसके भाई दोनों से ही पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं और अब खुद अतीक ने ये बड़ा कबूलनामा किया है। कहा है कि अशरफ से ही शूटर्स जेल में जाकर मिलते थे और वहां पर ही ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना है, क्योंकि अतीक खुद साबरमती जेल में बंद था।
झांसी से शकील और अवनीश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनीश, आपका रुख करते हुए, ये कई अहम बड़े खुलासे अतीक की तरफ से किए गए, ये कबूलनामे जो किए गए हैं साफ तौर पर बता रहा है कि इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग बहुत दिनों से चल रही थी। साथ ही एक जिस वक्तव्य का इस्तेमाल अतीक ने किया कि अगर मर्डर ना होता तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। जी बिल्कुल, ये बात उसने पुलिस से पूछताछ के अंदर, खासतौर पर जब पुलिस रिमांड पर लेने के बाद पुलिस की टीम ने उससे पूछताछ की, सवालों की फहरिस्त जब सामने रखी, हालांकि पहले से ही काफ़ी नाराज था, झलाया हुआ था, क्षुब्ध था। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, बार बार वो सवाल पूछने पर झलाने लगते थे, बार बार पुलिस की टीम को कहने लगते थे कि मेरे बेटे की मौत हुई है और आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और उसी झल्लाहट में जो है पूरी जो है बयान उसने सब दिए सिलसिलेवार तरीके से। जैसे जैसे सवाल उससे पूछे गए, उसने इस बात को कबूला कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में उसने साजिश रची थी, किस तरीके से साबरमती जेल से उसने अपनी पत्नी से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद किस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ा, अशरफ ने किस तरीके से शूटर्स की ब्रीफिंग की बरेली की जेल के अंदर, और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसने इस बात को भी कबूल किया कि असद की इस पूरे केस में भूमिका उसी ने तय की थी। हालांकि परिवार का इसको लेकर के विरोध था, लेकिन उसने ये तय किया था कि असद को इस पूरे मामले में शामिल किया जाएगा। वो शूटर के तौर पर इस पूरी टीम का लीड करेगा और घटना स्थल पर घटना को अंजाम देगा। उसने इस बात को भी माना है पुलिसिया पूछताछ में कि जो 2 पुलिसकर्मी इस घटना में शहीद हुए थे, जो सुरक्षा में लगाए गए थे उमेश पाल के, उनकी भी हत्या की साजिश उसने पहले से ही तय कर रखी थी और उनको मारने का मकसद उसको प्रयागराज के अंदर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना था, कानून व्यवस्था को चैलेंज करना था। जो बीते दिनों उसकी संपत्तियां कुर्क हुई थी, ढोल नगाड़े बजा करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसकी संपत्तियां कुर्क की थी और उन पर जो है तमाम सारी कार्रवाइयां की थी। अब उन्हीं कार्रवाइयों का जवाब देने की कोशिश उसने 24 फरवरी को की थी, इस बात को उसने कबूला है। तमाम और चीजों को लेकर के उससे सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी उससे पूछताछ इस वक्त जहां मौजूद है धूमनगंज पुलिस स्टेशन में लगातार चल रही है। एक के बाद एक पुलिस की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से जो रिमांड कॉपी में, रिमांड ऑर्डर कॉपी में जो तमाम आईओ की रिपोर्ट्स का ब्यौरा दिया हुआ है, उसके आधार पर जो तथ्य सामने आए उसको लेकर के यूपी एटीएस की टीम और यूपी एसटीएफ की टीम भी आगे अभी आने वाले घंटों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ करने वाली है। जी बिल्कुल अवनीश, और एक के बाद एक कई खुलासे भी इसमें हो रहे। इसी बीच हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं, लेकिन आपके पास में आऊंगी उसके पहले मैं रुक करूंगी शकील का। शकील, चूंकि आप झांसी में मौजूद हैं और झांसी में ही जानकारी मिल रही है कि एक बाइक बरामद हुई है और कल एनकाउंटर भी झांसी में हुआ था, तो इस बाइक का क्या कुछ संबंध है, क्या कुछ कनेक्शन? असद और गुलाम देखे गए एक बाइक पे, तभी पुलिस ने यहाँ पे डेरा डाला था एसटीएफ ने। और ये दोनों लोग जो है इस बाइक पर, मैं देखा हूँ, ये वो बाइक है जिस पर गुलाम असद जो है चिरगांव से जो है झांसी की ओर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं ये डिस्कवर बाइक है जिसका ये लॉक जो है टूटा हुआ है और तार भी निकले हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये बाइक चोरी की हो सकती है, ये चुराई गई होगी। और इसी बाइक पे ये दोनों लोग सवार थे, जब झांसी की तरफ आ रहे थे इनके पीछे एसटीएफ लगी हुई थी और ये बारिशा डैम थी और कच्चे मार की तरफ जो है मुड़े। और उसी समय पुलिस और असद के बीच और गुलाम के मुठभेड़ हुई। उसी दौरान ये दोनों मारे गए और वहीं से एसटीएफ ने ये बाइक डिस्कवर बरामद की। ठीक है शकील, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आलोक मालवीय हमारे एक और सहयोगी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। आलोक, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? वहां खुदाई का काम शुरू हो चुका है बहुत पहले ही, क्या कुछ प्लानिंग की गई है यूपी पुलिस की तरफ से? जी देखिए, अभी पुलिस के यहाँ पर आए थे और किया पूछताछ की किस रास्ते से आप आना और कैसे यहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से कब्र में दफनाया जाता है शवों को, इन सब बारे में यहाँ पर आकर भी उन्होंने जानकारी ली। और जानकारी लेने के साथ ही अब पूरी तरह से तफ्तीश होकर पुलिस यहाँ से जा चुकी है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि झांसी से भी शव निकला नहीं है। जब शव निकलेगा तो उसके आने में 6 घंटे का समय लगेगा। उस दौरान पुलिस अपनी तैयारियों में लगी हुई है। चूंकि ये धूमनगंज थाने का इलाका लगता है और धूमनगंज थाने में ही अतीक और अशरफ से पूछताछ चल रही है और उसके कुछ ही दूरी पर ये काला डांडा कब्रिस्तान है जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर जो बगली कब्र है वो खोदी जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज कुमार से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से बगली कब्र खोदी जाती है। ये कब्र खोदी जाती है 5 फुट अंदर होती है और 5 फुट अंदर जाने के बाद इसके बाएं हाथ पर एक और कब्र खोदी जाती है और उसके अंदर शव को दफनाया जाता है। और उसके शव को दफनाए जाने के बाद इस पूरे कब्र को बंद कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार में कोई सदस्य नहीं है
अगर वह मुस्लिम है तो मुस्लिम मौलवी आकर उनके जनाजे को नहलाते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद उसकी नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद यहाँ पर उनका सब दफन किया जाता है। तो असद के जो परिवार के सारे लोग हैं वो अभी 2 भाई, उनके बच्चा जेल में मौजूद है और इसके साथ 2 भाई जेल में बंद है। पिता और चाचा से पूछताछ चल रही है। माँ भी 50,000 की इनामी है, उसके बाद उसकी चाची भी इनामी है, बुआ को भी इनामी घोषित किया है। तो कोई परिवार का सदस्य फिलहाल नहीं है, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो उसकी माँ है शाइस्ता परवीन, वो अपने बच्चे का अंतिम चेहरा देखने के लिए यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जो ममता होती है उस ममता की छाया में माँ काफी परेशान है। चलिए ठीक है आलोक, आप बने रहे हमारे साथ। अवनीश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अवनीश, बात आलोक भी शाइस्ता की कर रहे थे कि कहा यह जा रहा था कि सरेंडर शाइस्ता कर सकती है, बेटे का अंतिम बार चेहरा देखने यहाँ पहुंच सकती है। क्या इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इनपुट्स कल देर रात से ही आ रहे हैं कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है या कहीं उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। हो सकता है कि आसपास के इलाकों में उसने पनाह ले रखी हो। हालांकि पिछले काफी दिनों से उसकी सुराग कसी के लिए लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। लगातार अलग अलग तरीके से एसटीएफ की टीमें, प्रयागराज पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस पूरे मामले में भूमिका इस बात की आशंका जरूर है कि वो सरेंडर कर सकती है। बगैर सरेंडर के तो जो है जनाजे में शामिल होने की औपचारिकता वो शायद नहीं पूरा कर पाएगी और मौके पर भी इतना भारी पुलिस बंदोबस्त होगा कि फिर पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तार कर लेगी और तब तो अदालत की तरफ से भी शायद उसको जनाजे में शामिल होने की परमिशन नहीं मिल पाएगी। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से, किस रास्ते को अख्तियार करके शाइस्ता परवीन सामने आती है। इसी बीच लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी तमाम तरीके की अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं, गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी। तो गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, गुड्डू मुस्लिम के बारे में जो ऑथेंटिक 2-3 जानकारियां हैं उनमें ये कि मेरठ के अंदर उसकी लोकेशन यूपी पुलिस को मिली थी। इसके अलावा झांसी के अंदर उसकी मूवमेंट जो है वो यूपी एसटीएफ को मिली थी और गुड्डू मुस्लिम की ही तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम झांसी पहुंची हुई थी। झांसी में उनके पास स्ट्रांग इनपुट्स थे कि गुड्डू मुस्लिम सतीश पांडे के ठिकानों पर जो है वो आसरा लिए हुए, पनाह लिए हुए है और उसी के माध्यम से जब उसकी ट्रैकिंग की गई तो पता चला कि थोड़ी ही देर पहले उसने वो जगह छोड़ दी है। लेकिन जब ट्रैकिंग करने के लिए एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, उसी के आसपास का समय था जब उनको असद के बारे में जानकारी मिली मुखबिरों से और उसके बाद असद और गुलाम की ट्रैकिंग शुरू हुई। जब मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी, यूपी एसटीएफ की टीम, तब 2 टीमें 2 हिस्से में बटी। एक टीम सड़क पर इंतजार कर रही थी, दूसरी टीम उस जगह पर गई जहां पर असद और गुलाम के होने की बात कही गई थी और उसी प्रक्रिया के दौरान जैसे ही यूपी एसटीएफ की टीम को पता लगा कि वो फरार हो चुका है, उसका पीछा किया जाने की कोशिश की गई और दूसरी टीम ने जो है उसको देख लिया बाइक पर फरार होते हुए और उसका पीछा करते हुए उसको रोकने की कोशिश की गई और उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वहां पर और उसके बाद फिर इनकाउंटर में दोनों के दोनों मारे गए। तो ये सिलसिला वहां पर हुआ और इसी तरीके से गुड्डू मुस्लिम को लेकर के अभी भी तलाश लगातार चल रही है। इस बात के भी इनपुट जहां जहां आ रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड के अंदर हो, सेंट्रल यूपी के अंदर हो, उन जगहों पर उसकी छापेमारी की जा रही है। चलिए ठीक है विनीश, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।